वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज कई दिनों बाद वीडियो डाली जा रही है, तो आपको खुशी होगी कि आज नई वीडियो आई है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो न्यूज़पेपर से ही कवर करेंगे, लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। एक जो न्यूज़ चल रही है वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक 2+2 डायलॉग हुआ है। अब 2+2 से क्या समझेंगे आप? यानी इंडिया की तरफ से 2 बंदे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 बंदे। वो 2 कौन होंगे? वो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। तो इसको ये कहते हैं 2+2 डायलॉग। और अगर मिनिस्ट्रियल लेवल का हो, इसका मतलब है मिनिस्टर्स आपस में मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। पहले क्या था? पहले सेक्रेटरी लेवल पे होता था। हर एक मिनिस्ट्री के अंदर, भारत सरकार में कोई मिनिस्ट्री है, हर एक मिनिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, जो आईएएस ऑफिसर होता है, जो टॉप मोस्ट, उसको कहते हैं सेक्रेटरी। तो अगर दो देश के मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी आपस में मिल रहे हैं तो उसको कहते हैं 2+2 सेक्रेटरी लेवल डायलॉग। लेकिन अगर दो देश की मिनिस्ट्रीज के हेड आपस में मिल रहे हैं, यानी मंत्री अगर आपस में मिल रहे हैं, तो उसको कहेंगे 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के पहले सेक्रेटरीज आपस में मिलते थे, यानी जो उनके टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स थे मिनिस्ट्रीज के, फॉरेन मिनिस्ट्री के और डिफेंस मिनिस्ट्री के। यानी पहले फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी आपस में मिलते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, इसको अपग्रेड कर दिया गया है मिनिस्ट्रियल लेवल पर। यानी अब फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों कंट्रीज के आपस में मिलेंगे। तो जब डिफेंस मिनिस्टर्स या फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते हैं तो उस बात की जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो एक व्यू पॉइंट कि टॉप मिनिस्टर्स आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या होता है, 2020 में इसको एक दर्जा दे दिया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कोई भी पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक तब होती है जब वो एक बहुत अहम लेवल पर पहुंच चुकी होती है। यानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कौन? ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब ये है इस लाइन का। तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया को ये दर्जा दे दिया गया। फिर क्या है, एक बात आती है कि हमारा पास्ट में ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसा कैसा बर्ताव रहा है। देखिए, इस समय पर चाइना जो है वो सोचता है कि पूरे वर्ल्ड में बस मैं ही सबसे ऊपर रहूँगा। लेकिन चाइना को ये नहीं पता कि कभी भी वर्ल्ड ज़्यादा दिन तक यूनिपोलर नहीं रह सकता, यानी सिर्फ कोई एक ताकत नहीं रह सकती पूरे वर्ल्ड में। देखिए, यूएसए जो है 1991 के बाद जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, यूएसए की हीगमनी थी, यानी पूरे वर्ल्ड में बस यूएसए की चलती थी। लेकिन एक समय आया कि यूएसए अब डाउन पे आ चुका है, यानी जो एक बार ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है, ये नेचर का लॉ है। तो ऐसे यूएसए ऊपर गया और अब नीचे आ चुका है। तो ऐसे ही अगर चाइना ये सोच रहा है कि सिर्फ हम वर्ल्ड को चलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी के रिगार्डिंग चाइना के खिलाफ कौन कौन खड़ा है इस टाइम, उसी ग्रुप को कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, या आप कह सकते हो उसको क्वाड। तो ये अगर आपको क्वाड देखने को कई जगह पर मिला है तो उसका मतलब यही है। क्वाड क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल की एक शॉर्ट फॉर्म है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर आप मैथ्स पढ़े हो तो उसमें जिसमें 4 साइड्स हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी ये जो ग्रुप है क्वाड के नाम से, इसमें 4 कंट्रीज हैं। और 4 कंट्रीज कौन सी है? पहली इंडिया, और एक आपको पता ही होगा चाइना की सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यूएसए। तो पहला इंडिया, दूसरा यूएसए, तीसरा कौन सा हमारा जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो तीसरा ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है जापान। तो यानी ये 4 देश है, ये साथ में मिलकर खड़े हैं। और ये किसके खिलाफ खड़े हैं? चाइना के खिलाफ। इंडिया, देखिए इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। अभी आपने सुना होगा पिछले साल ही गलवान वैली में कैसे इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई। तो इंडिया तो हो गया अपोजिट किसके? चाइना के। दूसरा यूएसए, यूएसए और चाइना के काफ़ी सारे ट्रेड वॉर चले आपस में। यानी यूएसए ने चाइना के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, चाइना ने यूएसए के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए। तो ये आपने सुना होगा। तो दूसरा हो गया कौन? हमारा यूएसए। तीसरा ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा समय आया था कि चाइना ने बैन कर दिया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया में से बीफ आ रहा है तो हम यहाँ पर आने नहीं देंगे चाइना में। यानी कुछ प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिया था ऑस्ट्रेलिया के कि वो चाइना में ना बिक पाए। और ऐसा भी हो गया था कि चाइना के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने ना जा पाए, चाइना ने ऐसा भी कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी अनबन थी। और चौथा हमारा कौन है? जापान। जापान और चाइना का पुराने समय से ही काफ़ी बड़ी दुश्मनी रही है। एक समय ऐसा था जब जापान ने चाइना पे कब्जा किया था पास्ट में।
तो कहीं ना कहीं पास्ट की जो हरकतें हैं दोनों की आपस में लड़ाई होती आई है, वो कहीं ना कहीं आज तक भी चल रही है। तो यानी जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है वो 4 कंट्रीज का है, इंडिया, यूएस, एग्जाम्पल के साथ बताया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, ये हमारा जापान। तो ये 4 ग्रुप जो है ये कंट्रीज का, इनको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल या क्वाड। और चाइना मानता है कि ये जो 4 कंट्रीज का ग्रुप है ये सिर्फ मेरे खिलाफ खड़ा है, मुझे कंटेन करने के लिए यानी रोकने के लिए। तो यही है हमारा क्वाड ग्रुप। तो एक बात आती है क्वाड ग्रुप से, एक बात आती है मलाबार एक्सरसाइज। तो जो मलाबार एक्सरसाइज है वो 4 कंट्रीज के बीच में होती है। वो 4 कंट्रीज कौन सी है? जो क्वाड कंट्रीज है। तो क्वाड कंट्रीज की जो नेवीज है, चारों कंट्री की नेवी आपस में आती है कहां पर? हमारा बे ऑफ बंगाल में। लगभग बे ऑफ बंगाल से शुरू होती है वो एक्सरसाइज, उसी इलाके में होती है, क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस कहाँ डालना चाहता है? इंडो पैसिफिक में, यानी इंडियन ओशन के आसपास, पैसिफिक ओशन के आसपास। तो उसी जगह पर ये एक्सरसाइज होती है और यही 4 कंट्रीज की नेवीज होती है। तो इसी एक्सरसाइज को कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज। तो इंडिया ने 2017 में ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया था मालाबार एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, तो मैंने वही बताया, क्वाड एक 4 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि चाइना को कंटेन करने के लिए। ठीक है भाई, इतनी बात हमने करी। ये शुरू कब हुआ था क्वाड ग्रुप? ऐसा था 2007 में, जापान के पीएम थे कौन? हमारे शिंजो आबे। तो शिंजो आबे ने कहा था कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं। पहले तो ये ग्रुप बनाया गया था कि इस एरिया में एकता के लिए, यानी कुछ मोटिव थे जैसे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी आप इस इलाके से समुद्र से अपने जहाज को गुजार सकते हो, आपको फ्रीडम है, कोई भी कंट्री वहां से अपने जहाज को गुजार सकते हैं परमिशन लेके, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। और दूसरा था रूल बेस्ड ऑर्डर। रूल बेस्ड ऑर्डर यानी एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लोज कहते हैं जिसको। तो उस यूएन क्लोज कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स है कि आप कैसे समुद्र में सफर कर सकते हो, कहाँ से आपकी शिप गुजर सकती है, तो उसको कहते हैं एक रूल बेस्ड ऑर्डर। तो जो रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया हुआ है यूएन क्लोज ने, तो वो सारी कंट्रीज फॉलो करे। ठीक है, यूएन क्लोज में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो यूएन क्लोज ने जो रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया है वो सारी कंट्रीज फॉलो करे। तो ऐसी सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए शिंजो आबे ने कहा कि हम एक ऐसा ग्रुप बना देते हैं जो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगा, और उसी ग्रुप को कहते हैं क्वाड। तो समझ गए आप क्वाड कैसे बना था? तो इनिशिएटिव लिया था जापान के पीएम ने, फिर सारी कंट्रीज ने, जो 4 कंट्रीज है, इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अगली बात, हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में मेन बात कर रहे हैं। तो इस समय पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है वो लगभग 24 बिलियन से ऊपर है। अभी काफ़ी सारा है, 24 बिलियन डॉलर के करीब है, तो काफ़ी है। लेकिन कुछ इश्यूज भी है जो हमें सुधारने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो इशू मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखो, 2 बात समझिए, यहाँ पर एक टैरिफ और एक नॉन टैरिफ। टैरिफ जैसे ही आप कहीं पर यूज करते हैं, इसका मतलब समझिए टैक्सेस। यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंडिया ने कुछ टैरिफ बैरियर्स लगा रखे हैं ऑस्ट्रेलिया पर। अब टैरिफ बैरियर क्या है कि अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान इंडिया में आता है, उसके ऊपर टैक्सेस हाई लगा दिए। जैसे कि इंडिया ने क्या कर रखा है कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, जैसे दूध हो गया, दूध के प्रोडक्ट हो गए, कोई भी पनीर हो गया, अगर वो, या फिर कोई बीफ हो गया, यानी पशुओं का कोई मांस हो गया, अगर वो ऑस्ट्रेलिया से आता है तो उस पर टैक्सेस ज़्यादा लगा रखे हैं इंडिया ने। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? एक टैरिफ बैरियर इंडिया के द्वारा। अगर किसी देश की चीज़ों पर टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं तो वो देश अपना सामान कम भेज पाता है यहाँ पर, क्योंकि अगर वो सामान यहाँ भेजेगा और उस पर टैक्स लग गया तो उस सामान की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और अगर वो हमारे देश में हाई कीमत पे आएगा तो लोग उसे बहुत कम खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का सामान कम आता है भारत में। तो ये कहीं ना कहीं भारत ने क्या लगा रखा है? टैरिफ बैरियर। तो कहा जा रहा है कि इसको भी कम करना चाहिए इंडिया को, अगर इंडिया चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया का सामान भारत में ज़्यादा है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर रखा है? ऑस्ट्रेलिया ने कर रखा है नॉन टैरिफ बैरियर, यानी ऑस्ट्रेलिया ने कोई टैक्सेस नहीं लगाए, लेकिन कुछ ऐसे तरीके बना दिए जिससे कि इंडिया का सामान ही कम जा पाए वहाँ पर, या इंडिया के लोग ही कम जा पाए। नॉन टैरिफ आप कैसे समझ सकते हो? टैक्स कोई नहीं है, कोई क्राइटेरिया रख दिया कि अगर कोई ग्रेजुएट है वही ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर पाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर कोई 12वीं पढ़ा लिखा है या 10वीं पढ़ा लिखा है भारत का, वो तो जा नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? हमारा एक नॉन टैरिफ बैरियर हो गया, बैरियर यानी रुकावट हो गई। तो इसी तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, यानी जो बिल्कुल सीखे सिखाए हो वो चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कोई
किसी ने वीज़ा लगाया और आ गया यहाँ पर काम करने के लिए, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये क्या है उसका नॉन टैरिफ बैरियर। तो यही सारी हमने रिलेशन पढ़ी है इंडियन और ऑस्ट्रेलियन रिलेशनशिप के बारे में। हमने यहाँ पर जाना क्वाड क्या है, मालाबार एक्सरसाइज कहाँ है, कहाँ पर परफॉर्म होती है, हमारी मलक्का स्ट्रेट के पास लगभग, कहाँ, हमारे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये बातें हमने जानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो अगली हमारी न्यूज़ आजकल चल रही है, मैं आपको न्यूज़पेपर में जिस्ट दे रहा हूँ, यानी न्यूज़पेपर में काफ़ी न्यूज़ आ रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आ रही है कि इंडिया और यूएस इन दोनों के बीच एक सबमिट हुआ है, यानी वहाँ से एक स्पेशल इन्वॉय आए थे यूएसए के, क्लाइमेट चेंज इन्वॉय। ठीक है, तो उन्होंने दो एग्रीमेंट किए एक किस्म से, एक तो क्लाइमेट पे और दूसरा क्या, क्लीन एनर्जी पे। अब क्लाइमेट आप समझते हो कि पूरे वर्ल्ड का जो वातावरण है वो कैसा हो रहा है। अभी आपको पता ही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इन सब चीज़ों का क्या कारण है, क्योंकि वर्ल्ड में एमिशन ज़्यादा हो रही है, किस चीज़ की, कार्बन की। अब कार्बन एमिशन बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। अब कार्बन एमिशन होती कहाँ है, ये जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं इनसे कार्बन एमिट होती है, फैक्ट्रीज चल रही है उनसे क्या कार्बन एमिट होती है। हर एक चीज़, साइंस अगर पढ़ोगे आप तो आपको पता होगा हर एक चीज़ में कार्बन है, लगभग हर चीज़ में कार्बन है। तो अगर उसको हम जलाएंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में आएगी उतना ही कार्बन कंटेंट बढ़ेगा इन्वायरमेंट में। और अगर आपको पता हो कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। यानी अगर सूरज की किरणें आ रही है पृथ्वी पर और वो टकरा के, पृथ्वी से टकरा के अगर वो किरणें ऊपर वापस जाती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा हीट को सोख लेता है, यानी वो बहुत ज़्यादा गर्मी को सोख लेता है, कंजर्व कर लेता है। तो भले ही वो रेज टकरा के वापस चली जाए, लेकिन इन्वायरमेंट में गर्मी ज़्यादा हो जाती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। तो इसलिए ही कार्बन एमिशन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन इन्वायरमेंट में होगी उतनी ज़्यादा अर्थ हीटअप होएगी, और अगर हीटअप होएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे। तो यही रीज़न है कि सारी कंट्रीज चाहती है कि कार्बन एमिशन ज़ीरो हो। लेकिन क्या कार्बन एमिशन जीरो का मतलब क्या है कि क्या गाड़ियां चलाना छोड़ दे, क्या फैक्ट्रियां बंद कर दे? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बन एमिशन का जीरो होने का मतलब है कि जितनी ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही कंज्यूम हो रही है। आपको पता होगा जो पेड़ पौधे हमारे आसपास वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। फोटोसिंथेसिस आपने एक प्रोसेस सुना होगा, उसमें क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर प्लांट्स क्या है, यहाँ पर हमारी एक सिंक की तरह एक्ट कर रही है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर रहे हैं। तो नेट जीरो एमिशन का मतलब है, कार्बन का नेट जीरो एमिशन का मतलब है कि जितनी कार्बन गाड़ियां, इंसान, यानी हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन इंसान, गाड़ियां, फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है उतने ही पेड़ पौधे सोख ले। तो वो हो जाएगा क्या, हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन। यानी अगर मैंने फॉर एग्जांपल, अगर हमारे ये हमारे यमुनानगर में अगर 100 लीटर कार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, और हमारे यमुनानगर में इतने पेड़ है कि वो 100 लीटर कार्बन को कंज्यूम कर ले, तो देखा जाए 100 प्रोड्यूस हुई और 100 ही क्या होगी, कंज्यूम हो गई, तो नेट क्या हो गया, जीरो। तो ये होता है नेट जीरो टारगेट। तो हर एक कंट्री चाहती है कि वो अपने देश में कार्बन एमिशन को नेट जीरो कर दे। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो अब देखिए, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कार्बन का आफ्टर यूएस और चाइना। यूएस और चाइना बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि मेन फैक्ट्रीज यहीं पर लगी हुई है। इंडिया भी एक काफ़ी बड़ी कंट्री है, वो भी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब देखिए, जो यूएसए है उसने एक टारगेट ले रखा है कि हम 2050 तक नेट जीरो एमिशन कर देंगे, यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करेंगे उतनी खत्म कर देंगे। ऐसे चाइना ने कहा है 2060 तक, लेकिन इंडिया ने आज तक कोई फिक्स ईयर नहीं दिया कभी। इंडिया ने नहीं कहा कि हम 2050 तक कम कर देंगे या 60 तक कम कर देंगे या 70 तक कर देंगे, इंडिया ने नहीं कहा, और सही भी है, कोई गलत नहीं है। अब देखिए, पुराने समय से जब एमिशन शुरू होती है, आपने सुना होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड जो शुरू हुआ था हमारा, लगभग फ्रांस, ब्रिटेन, ये कंट्री सबसे पहले फैक्ट्रीज लगी थी वहां पर, और वहां पर ही सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो यानी शुरुआत में जो सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस की है वो कौन सी कंट्रीज ने करी है, जो आज के समय पर डेवलप्ड है, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस,
तो ये कंट्रीज बहुत पहले से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगी हुई है, कार्बन प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अपने इंडिया ने कब से कार्बन प्रोड्यूस करनी शुरू करी? जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके भी बहुत दिनों बाद यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खुलती है। तो अपने को तो लगभग 60 साल भी नहीं हुए अब तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हुए ढंग से फैक्ट्रीज में। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में जितने इस समय पर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन प्रोड्यूस हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो चुका है। तो इन कंट्रीज को अपना जो एमिशन है वो कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वर्ल्ड में एक एग्रीमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया एमिशन कर सकता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पुराने समय में कोई एमिशन नहीं किया, हमने अपना कोटा अब तक पूरा नहीं किया। लेकिन क्या हमें वेट करनी चाहिए कि हम भी अपना कोटा पूरा कर दें, हम भी बहुत ज़्यादा कार्बन छोड़ दें? नहीं। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते जाए, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोले, फैक्ट्रियों में कोयले को जलाए, पेट्रोल को जलाए, जिससे कि और सारी कार्बन छूटे। क्योंकि देखो आप समझो, अगर फैक्ट्रियाँ लगेगी, फैक्ट्रियों में काम ज़्यादा होएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी, तो ग्रोथ ज़्यादा होएगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन क्या ऐसी जीडीपी के बढ़ने का कोई फ़ायदा है जहाँ पर देश के लोग ही मरने लगे? इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए कि यहाँ पर जो समुद्र में है उसका पानी का लेवल बढ़ जाए, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होएगा? पानी का लेवल बढ़ेगा। और जो कोस्टल एरियाज है लाइक मुंबई और पुणे, ठीक है, कलकत्ता, ये सारी हमारी जगहें डूबनी शुरू हो जाएगी पानी में। तो लोगों को वहाँ से अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा। तो क्या हमें भी उस समय का वेट करना चाहिए कि हम भी अपनी कार्बन एमिशन पूरी कर ले जब तक हमारे छूट है? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी उस कार्बन एमिशन को कम करते रहना चाहिए। तो यही बात कही गई है कि इस समय पर यूएस, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन और चाइना वगैरह, ये सारी कंट्री इंडिया को फोर्स करे कि आप भी एक डिटरमाइन करो कि किस साल तक आप एक नेट जीरो एमिशन कर दोगे। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है। अगली बात, एक एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, जो 2015 में होता है। पेरिस है फ्रांस की राजधानी। वहां पर एक टारगेट लिया गया था कि वर्ल्ड का टेम्परेचर इस सेंचुरी के एंड तक 1.5 डिग्री बढ़ना चाहिए बस। 1.5 डिग्री किसकी कंपैरिजन? प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। यानी जब अगर 1750 में लगभग फैक्ट्रीज खुलनी शुरू हुई, अगर उस समय पर एवरेज टेम्परेचर पूरी अर्थ का 45 डिग्री था, तो इस पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि इस सेंचुरी के एंड तक वो 46.5 तक जाना चाहिए एवरेज, बस पूरे वर्ल्ड का। अगर इससे ऊपर ये एवरेज टेम्परेचर जाएगा तो ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे, समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएगी, बाढ़ ज़्यादा आएगी। तो यही था हमारा पेरिस एग्रीमेंट कि पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी 1750 के लगभग तब से लेके और इस सेंचुरी के एंड तक लगभग 2100 के एंड तक ये 1.5 डिग्री बढ़ना चाहिए बस। लेकिन जिस हिसाब से इस टाइम ग्रोथ चल रही है, एमिशन चल रही है कार्बन की, अभी एक रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की, ठीक है, उसने बताया कि इस हिसाब से 2030 तक ही हम 1.5 डिग्री को छू लेंगे लगभग। तो ये बहुत सोचने की बात है। क्या ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा है जिसमें हमारे लोग ही ना बच पाए? तो इसलिए कहा गया है कि सारी कंट्रीज जल्द से जल्द नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ जाए। और इंडिया ने जो आज तक ईयर फिक्स नहीं किया, इंडिया को भी एक डेडलाइन दे देनी चाहिए खुद को कि हम इस साल तक नेट जीरो एमिशन कर लेंगे। क्योंकि अगर हम कोई साल ना दे और हम भी ऐसे कार्बन एमिशन करते जाए, हमारा देश इतना बड़ा है कि इतनी ज़्यादा कार्बन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, हम सोच सकते हैं कि पेड़ पौधे तो इतने सारे हैं, अमेजोन के जंगल सुने होंगे आपने, कहाँ पर? हमारे हमारे साउथ अमेरिका के अंदर अमेजोन के जंगल है, बहुत बड़े बड़े, ब्राज़ील के अंदर। आप सोचोगे कि वो सारे, इतने सारे जंगल है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेंगे। लेकिन आपने अगर पीछे से सुना हो अभी थोड़े दिन पहले, तो वहाँ पर इवन अमेजोन के जंगलों में भी आग लग गई। अगर जंगलों में आग लगेगी, वो भी क्या छोड़ेंगे? खुद पेड़ पौधों में क्या होता है? कार्बन होता है। तो जब कोई भी चीज़ कार्बन से बनी, अगर वो जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो खुद अगर अमेजोन के जंगल जलने लगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास पेड़ पौधे, जो जंगल हमारे पास है, अगर उनमें भी आग लगने लगी तो ये तो जले पे नमक हो जाएगा। जला क्या है? जो हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्रीज से, ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिक, और उस पे नमक क्या है? जले पे नमक छिड़क कौन रहा है? जो हमारे अमेजोन के जंगल जल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने विचारने की बातें है ये सारी। और एक और बात कही गई है कि इंडिया ने एक टारगेट लिया 2030 तक कि हम 450 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी वो है जो बार बार उत्पन्न हो सकती है।
यानी जिसके लिए हमें तेल की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जो हमारा फ्यूल है यानी पेट्रोल डीजल, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यू होना, यानी फिर से बन जाना। जैसे सूर्य है हमारा, क्या सनलाइट कभी ख़त्म होगी? नहीं होगी। क्या हवा कभी ख़त्म होगी? नहीं होगी। तो अगर विंड एनर्जी से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, वो पंखे लगा के अगर बिजली बन रही है, या फिर सूरज की रोशनी से बिजली बन रही है, तो ये क्या है? हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। तो सोलर प्लांट लगाना ये भी क्या है? एक रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा है, क्योंकि सोलर प्लांट कभी ख़त्म नहीं होंगे, सूर्य की रोशनी हमेशा आती रहेगी। वो अलग बात है कि 4.5 बिलियन ईयर्स बाद सूर्य खत्म हो जाएगा, 4.5 बिलियन ईयर्स, लेकिन वो बहुत दूर है। तो हम इसलिए कहते हैं जो सूर्य से रोशनी प्राप्त करते हैं वो क्या? हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इंडिया ने एक टारगेट लेके 450 गीगावाट हम प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल से। अब देखा जाए, जब इतनी सारी एनर्जी हम रिन्यूएबल प्रोड्यूस करेंगे, हमारी फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगी, यानी पेट्रोल, कोयले से जो हमारे पावर प्लांट चलते हैं जो बिजली उत्पन्न करते हैं, वो वहाँ पर कोयले की कंजप्शन कम होगी। कोयला कम जलेगा तो हमारी कार्बन एमिशन कम होएगी। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो यही बातें मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हमारे हो गया आज के 2 टॉपिक। आज का जो तीसरा टॉपिक है, न्यूज़पेपर में काफ़ी टॉपिक आ रखे हैं, मतलब मैंने कई सारे न्यूज़पेपर कवर किया आज, क्योंकि कई दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एक टॉपिक था असिमेट्रिक फेडरलिज्म। पहले समझिए फेडरलिज्म क्या है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में मिलकर अपने अपने फील्ड में अच्छे से काम करें, ये क्या है? फेडरलिज्म। क्या बात कही मैंने? स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब अपने अपने फील्ड में अच्छे से काम करें, एक दूसरे के फील्ड में एंटर ना करें, वो क्या? हमारा फेडरलिज्म। और असिमेट्रिक फेडरलिज्म और सिमेट्रिक फेडरलिज्म, इनमें क्या अंतर है? देखिए भारत में बहुत सारी स्टेट्स हैं, लेकिन सारी स्टेट्स को एक ही तराजू पे नहीं तोला जा सकता। क्योंकि आप देखिए जो हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है, गुजरात है, डेवलपमेंट ज़्यादा है, क्योंकि अच्छे अच्छे इलाके हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, पहाड़ है, कनेक्टिविटी कम है, ठीक है, दूर तक सामान पहुंचाने के लिए पैदल भी जाना पड़ सकता है, हिल्स है, रोड्स बनाने में दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं वहां पर डेवलपमेंट कम है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो सारी स्टेट्स को एक ही तराजू पे नहीं तोला जा सकता। तो कुछ स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ने कुछ एडवांटेजेस दिए, ठीक है, तो उसको ही कहते हैं असिमेट्रिक, यानी समानता ना होना। अब असिमेट्रिक फेडरलिज्म का क्या मतलब हो गया कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल एडवांटेजेस दी गई है भारत में, जिससे कि उनकी डेवलपमेंट हो सके या उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जा सके। तो इनमें से कुछ स्टेट है, जैसे हम एक पुराना एग्जांपल लेते हैं जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले वो क्या थी? एक स्पेशल स्टेट थी। तो कहीं ना कहीं ये एग्जांपल है असिमेट्रिक फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म क्या है? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में कैसे काम कर रही है। और असिमेट्रिक फेडरलिज्म है यानी सारी स्टेट्स को सेम तराजू पे नहीं तोला जा रहा, किसी को थोड़ी एडवांटेज ऊपर दी जा रही है, किसी को नीचे दी जा रही है। ऊपर क्यों दी जा रही है एडवांटेज? जिससे कि उसकी डेवलपमेंट हो। तो जैसे जम्मू कश्मीर में था, वो स्पेशल स्टेटस था उसका, वो सारी स्टेट्स के बराबर नहीं थी। अगर आप हरियाणा में रह रहे हो और आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हो लगभग 2 साल पहले, तो बहुत कुछ डिफरेंट था। जम्मू एंड कश्मीर में अपना अलग ही कानून चलता था, वहाँ का संविधान भी अलग था, ठीक है, वहाँ पर धाराएं अलग लगती थी, वहाँ का फ्लैग भी अलग था, वहाँ पर जो लोग रह सकते थे, मतलब जो वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते थे वो भी फिक्स थे, यही खरीद सकते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर कोई भी खरीद सकता है आके ज़मीन। तो कहीं ना कहीं एक पुरानी वजह से इसको एक अलग से दर्जा दिया गया था। तो ऐसी आज के समय पर भी भले ही 370 हट गई, जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया, लेकिन आज के समय पर भी फिर भी कुछ स्टेट्स को एडवांटेज दी गई है। आर्टिकल जो आया था उसमें था असिमेट्रिक फेडरलिज्म इन मणिपुर। अब मणिपुर क्यों कहा? जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है हमारी, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में लाई करती है, जैसे नागालैंड, मणिपुर, इनको अलग से संविधान में कुछ एडवांटेजेस दी गई है कि यहाँ ऑटोनॉमी हो, रूल कर सके खुद में। भाई यहाँ के जो लोकल कानून है, जैसे कि स्कूल कैसे चलाए, ठीक है, ये कहाँ पर हम कॉलेज खोले, मंदिर में पूजा कैसे होगी, तो इन सारी बातों का ध्यान कौन रखेगा? वहाँ की लोकल पीपल रखेंगे। तो इसलिए इन स्टेट्स को स्पेशल दर्जा दिया गया। जैसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि आर्टिकल 371A में कौन सी स्टेट को स्पेशल दर्जा दी गया है?
तो वो कौन है? नागालैंड। ऐसी आर्टिकल 371C में किसको दर्जा दिया गया? हमारा मणिपुर को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये चीज सही भी है, क्योंकि ये कंट्रीज बहुत ये राज्य है, ये बहुत पिछड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, अगर वो खुद पे ही अच्छे से रूल करेंगे, उनको पता होता है, लोकल पीपल को वहाँ की प्रॉब्लम पता होता है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल प्रोविजन के अकॉर्डिंग यहाँ के लोग आपस में रूल करेंगे मिलके, तो वहाँ पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सही से काम होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें अलग से दर्जा दिया गया है इन स्टेट्स को। अब कुछ कहते हैं कि ये सही है और कुछ कहते हैं गलत है। अब सही कौन कहता है? सही तो जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर डेवलपमेंट होएगी, लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, अपनी सरकार चलाएंगे, उनको भी लगेगा कि हमें कुछ ताकतें दी गई है सरकार के द्वारा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इससे नॉर्थ ईस्ट टूट सकता है, यानी जैसे चाइना है, चाइना कब्जा करना चाहता है नॉर्थ ईस्ट पे भारत के। तो कहीं ना कहीं आसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक नुकसान है कि कुछ स्टेट्स को अलग से एडवांटेज दे दी गई है, ऑटोनॉमी दे दी गई है कि वो अपने पे रूल करे। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि अगर वो खुद अपने पे रूल कर रहे हैं और कहीं पे कोई उनमें आके चिंगारी लगा दे कि आप भारत से अलग हो जाए, और वहां पर आंदोलनकारी खड़े हो जाए कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आसिमेट्रिक फेडरलिज्म में स्टेट्स को थोड़ी एडवांटेज दे देते हैं, थोड़ी छूट दे देते हैं, लेकिन एक डर रहता है कि कहीं वो भारत से टूट ना जाए। ठीक है, और सिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है कि सारे स्टेट्स को एक जैसा ट्रीट करे, लेकिन भारत के अंदर सिमेट्रिक फेडरलिज्म नहीं है, यहाँ पर क्या है? असिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो इसकी दोनों ही एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी। अब एक आर्टिकल आया था जिसमें बात हुई थी आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बारे में समझिए, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ, देखो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ना, यानी धर्म की स्वतंत्रता में भी दो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए पहली बात समझिए, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, 12 से 35 तक हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स, यानी मूलभूत अधिकार। अगर इनका हनन होता है, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो उसमें ही हमारे दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। ये हमारी है रिलीजन की फ्रीडम के रिगार्डिंग, यानी हमारे अगर हम किसी धर्म में हैं, हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, किसी भी धर्म में हमें कुछ फ्रीडम है, हमारे स्वतंत्रताएं है धर्म के अंदर भी। वो क्या है? आर्टिकल 25 क्या कहता है? वी हैव द फ्रीडम ऑफ कंसाइज, प्रोफेस, ठीक है, कंसाइज, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। अब कंसाइज का मतलब क्या है? कंसाइज का मतलब है मैं अपने मन में मान लूं कि मैं परमात्मा को क्या सोचता हूं। मैं किसी भी रूप में परमात्मा को मान सकता हूं कि वो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। मैं चाहूं तो एक मूर्ति को भगवान मान सकता हूं। तो कंसाइज है मेरी कैसी थिंकिंग है, मैं कैसा विश्वास रखता हूं, मैं किस फॉर्म में भगवान को मानता हूं। तो संविधान आर्टिकल 25 हमें राइट देता है कि हम कंसाइज कर सके, हम सोच सके। ऐसा नहीं है कि मैं कहने लग जाऊं कि मैं इस पत्थर में भगवान को मानता हूं और कोई मेरे ऊपर आके केस कर दे कि कैसे मान सकता है इस पत्थर में। भाई मेरी कंसाइज है, मैं मानना चाहता हूं कि इस पत्थर में भगवान है, तो मैं मान सकता हूं, तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। अगली बात, मैंने मान लिया, कंसाइज कर लिया। अगली बात है हमने प्रोफेस किया, यानी हम पूजा कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता पूजा करने से। अगर आप हिंदू धर्म में हो, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूजा करो। मुस्लिम धर्म में हो, आप मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग पूजा करो। तो आपको पूजा करने का अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता आके। ठीक है, कंसाइज यानी मेरी जो मान्यता है, मैं किसको भगवान मानता हूँ। जो हमारा प्रोफेस, यानी मैं उसको प्रैक्टिस एक किस्म से अपने परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है, रिलीजन में। और प्रैक्टिस यानी उसको परफॉर्म करना अच्छे तरीके से, ठीक है। और प्रोपगेट है अपने रिलीजन को फैलाना दूर दूर तक, यानी मैं जाकर बता सकता हूँ किसी को कि मेरे हिंदू धर्म में क्या है, या मैं बता सकता हूँ जाकर कि मेरे मुस्लिम धर्म में क्या है। मैं प्रोपोगेट कर सकता हूँ, लेकिन प्रोपोगेट का मतलब ये नहीं है कि हम जाकर किसी पे अपने धर्म को थोप सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसे नहीं कर सकते कि आप हिंदू हो, किसी मुस्लिम को जाके कह दो कि आपको हिंदू धर्म अपनाना ही होगा। ऐसा नहीं कर सकते। प्रोपोगेट का मतलब है आप अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें जिसको बताना चाहिए बता सकते हो, ठीक है। कंसाइज, मैं क्या मानता हूँ। प्रोफेस यानी मैं पूजा कर सकता हूँ। प्रैक्टिस यानी हम कहीं पे जाके पूजा कर रहे हैं, अच्छे तरीके से लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। और प्रोपोगेट यानी उसको हम धर्म को फैला सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप इस धर्म को मानो। क्लियर है इतनी बातें? अब कुछ फील्ड है जहां पर गवर्नमेंट एंटर नहीं करती है, जिनको कहते हैं एसेंशियल रिलीजियस
प्रैक्टिसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट भी अमेंड नहीं कर सकती। अब असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कौन सी है? हर एक धर्म में कुछ प्रैक्टिस है जिसमें गवर्नमेंट में एंटर नहीं कर सकती। जैसे सिख कम्युनिटी क्या है, पग बांधते हैं, ठीक है, तो सरकार इस फील्ड में एंटर नहीं करेगी कि आप पग बांधना छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कहेगी। हिंदू धर्म में लोग मंदिर में जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, सरकार ऐसे नहीं कहेगी भाई आप घंटी मत बजाओ, ये घंटी हटवा दो सारे मंदिरों से। सरकार उन फील्ड में नहीं जा सकती जो एक धर्म में बिल्कुल फिक्स है, असेंशियल है, उन फील्ड में नहीं एंटर कर सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जहां पर इंडिविजुअल राइट हनन हो रहा हो, किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो, तो वहां पर सरकार रिलीजन से ऊपर किसको मान सकती है? एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को। यानी एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट अबोलिश कर सकते हैं किसको? अनटचेबिलिटी को। एग्जाम्पल, अगर कोई मंदिर में जा रहा है और डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए कि इस कास्ट का पर्सन यहां पर पूजा नहीं कर सकता। अब देखिए, आर्टिकल 25 आपको फ्रीडम देता है किसके? रिलीजन की, लेकिन इतनी भी फ्रीडम नहीं देता कि आप किसी के इंडिविजुअल राइट को छीन लो। इंडिविजुअल राइट क्या है यहां पर? किसी व्यक्ति आना चाहता है मंदिर में, लेकिन वो आ नहीं पा रहा क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसको रोक दिया। अब यहां पर क्या हुई है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में बिल्कुल प्रोहिबिट है, मना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहां पर इंडिविजुअल राइट का हनन हो रहा हो, जैसे आर्टिकल 17 का हनन हो रहा हो, तो वहां पर रिलीजन राइट से भी ऊपर क्या माना जाएगा? हमारा इंडिविजुअल राइट। यानी अगर कोई मंदिर में आने से रोक रहा है किसी कम्युनिटी के लोगों को, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि हम नहीं आना देना चाहते किसी को, ऐसा नहीं कह सकते। आप किसी के इंडिविजुअल राइट को हनन कर रहे हो। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिविजुअल राइट ऊपर रहेगा, ना कि हमारा रिलीजियस राइट। जैसे आपने सुना होगा सबरीमाला मंदिर केस, आपने सुना होगा कि वहां पर औरतों को एंट्री बंद थी, ठीक है। तो वो कहते थे कि वी हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम जैसे हिंदू धर्म है, जैसे चाहे डिसाइड करे कौन मंदिर में है कौन ना है। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, औरतों का भी इक्वालिटी का अधिकार है, आप औरतों के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, उनका अधिकार है आने का, तो उनको अलाउ करना चाहिए। तो यही सारी बातें थी जो मैंने कवर करने की कोशिश की। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। ये बातें और भी है करने की, लेकिन फिर किसी और वीडियो में जुड़ेंगे और बातें करेंगे। तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर मैं वीडियो और लंबी बनाता हूँ तो मुझे लगता है आप लोग स्किप करके चले जाते हो, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आप ज़रूर देखें इसको, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आप जितना अच्छा इसको शेयर करोगे मुझे उतनी मोटिवेशन मिलेगी। मैं आपके लिए वीडियो डालने के लिए हमेशा आता रहूँगा। वरना फिर अगर मुझे भी लगेगा कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो मैं भी वीडियो डालना कम कर देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू।